मुंबई, जिसकी चमक के आगे दुनिया की सारी रोशनियां फीकी पड़ जाती हैं, ने अपने इतिहास में एक अंधेरी परत भी देखी है। यहाँ कई डॉन आए, कुछ ने बंदूक की नोक पर राज किया तो कुछ ने डर और खौफ का माहौल बनाकर अपनी सत्ता कायम की। लेकिन इस शहर में एक ऐसा डॉन भी था जिसने कभी किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से एक भी गोली नहीं चलाई। फिर भी वो पूरे मुंबई पर राज करता था। उसे लोग समंदर का राजा कहते थे। उसका साम्राज्य समुद्र के रास्तों से चलता था। सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी उसके हाथों से होती थी। मालाबार हिल में बने अपने भव्य बंगले की बालकनी में वो बैठता, सिगार का धुआं उड़ाता और दूर समंदर में चलते जहाज़ों को ऐसे निहारता जैसे पूरा समुद्र उसका हो। हाजी मस्तान अपराध करता था, लेकिन उसके अपने अंदाज में, तहजीब के साथ। उसने कभी ड्रग्स, शराब या हथियार की तस्करी नहीं की और आम लोगों को परेशान करना तो दूर की बात थी। फिर भी मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और बाद में दाऊद इब्राहिम भी उसके इशारों पर नाचते थे। उसका नाम पूरे शहर में गूंजता था। स्मगलिंग की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक, पुलिस से लेकर राजनेताओं तक, हर कोई उसकी पहुंच और शक्ति से प्रभावित था। उसकी स्टाइल और पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली थी कि दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन के किरदार उसी से इंस्पायर्ड थे। ये कहानी है मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की। मस्तान हैदर मिर्जा 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक गरीब किसान परिवार में जन्मा। गरीबी इतनी कि कभी-कभी घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। 1934 में 8 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में उसके पिता ने छोटी-मोटी नौकरियां की, फिर क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। मस्तान भी पिता के साथ काम में जुट गया। दुकान के पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स थीं, महंगी गाड़ियां घूमती थीं और वो अक्सर इन सपनों में खो जाता कि एक दिन उसके पास भी ऐसी संपत्ति होगी। लेकिन बीतते सालों के बावजूद मस्तान की जिंदगी गरीबी और कठिनाइयों में ही लिपटी रही। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, मगर आज़ादी की लौ हर ओर जल रही थी। मुंबई की गलियां रोजगार और अवसरों से भरी थीं। देश बदल रहा था, लेकिन मस्तान वहीं अटका रहा। फिर भी उसने दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त जो उसे जिंदगी के एक नए मोड़ तक ले जाने वाले थे। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, पोर्ट पर चल, वहां कुली बन जा, कमाई ज्यादा होगी। शुरू में मना करने के बाद मस्तान तैयार हो गया। धीरे धीरे वो बॉम्बे डॉक्स पर काम करने लगा। सामान उतार चढ़ा रहा था और यहाँ उसे बड़े लोगों से दोस्ती भी मिली, लेकिन खतरा भी था। शेर खान पठान नाम का गुंडा कुलियों को परेशान करता, हफ्ता वसूलता और ना देने वालों को बेरहमी से पीटता। एक दिन हाजी मस्तान ने फैसला किया, अब और नहीं। अगली बार जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने देखा कि 10 कुली गायब थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मस्तान और उसके 10 साथियों ने मिलकर हमला किया और शेर खान के गुंडों को बुरी तरह घायल कर दिया। हमला इतना अचानक और जोरदार था कि शेर खान और उसके साथी संभल ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में हालात पलट चुके थे। जो आदमी अब तक कुलियों पर रौब झाड़ता फिरता था, वही जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लहूलुहान हालत में वो किसी तरह वहां से निकल गया। उस दिन के बाद शेर खान दोबारा कभी डॉक्स पर हफ्ता वसूलने नहीं आया। सालों बाद यही दृश्य सिनेमा के पर्दे पर भी उतरा, अमिताभ बच्चन के फिल्म दीवार में। फर्क सिर्फ इतना था कि असल जिंदगी में ये कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि एक शांत स्वभाव वाला कुली था जिसने डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। उस घटना ने मस्तान की पहचान बदल दी। डॉक्स पर काम करने वाले सैकड़ों कुलियों की नज़र में वो अब सिर्फ उनका साथी नहीं रहा, बल्कि उनका अगुआ बन चुका था। यहीं से वो सफ़र शुरू हुआ जो आगे चलकर उसे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का सबसे असरदार नाम बनाने वाला था। पोर्ट पर काम करते हुए मस्तान को जल्द समझ आ गया कि असली खेल माल के साथ चल रहा है। एक दिन उसके एक जानकार ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, स्मगलिंग का। तरीका सीधा था, विदेश से आने वाले वैध सामान के बीच कुछ गैर कानूनी चीज़ें छुपाकर बाहर निकालना और बदले में माल की कीमत का हिस्सा लेना। उस दौर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती घड़ियां, जेवरात और सोने के बिस्किट्स पर भारी टैक्स लगता था। ब्रिटिश सरकार के बनाए नियमों ने इन चीज़ों को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया था। यही वजह थी कि तस्करी फल फूल रही थी। मस्तान को ये रास्ता समझ में आ गया और उसने बिना ज़्यादा सोचे इसमें कदम रख दिया। वो धीरे धीरे उन लोगों के संपर्क में आने लगा जो समुद्र के रास्ते माल मंगवाते थे। इसी दौरान उसकी जान पहचान उन हाजियों से हुई जो जहाज से सऊदी अरब जाते और लौटते समय सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत लाते थे। मस्तान उनके लिए कड़ी बन गया, पोर्ट और मुंबई की गलियों के बीच की कड़ी। वो माल को कस्टम अधिकारियों की नज़रों से बचाकर सुरक्षित बाहर पहुंचाता और बदले में उसकी कमाई लगातार बढ़ने लगी। इसी सफ़र में एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बड़े नाम से, शेख मोहम्मद अल गालिब से।
सऊदी अरब का ये कारोबारी सोना सस्ते दामों में खरीदकर भारत में ऊंचे भाव पर बेचता था। उसे भारत में किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो उसके कंसाइनमेंट को बिना अड़चन मंजिल तक पहुंचा दे। मस्तान ने यह भरोसा कमाया, एक बार नहीं कई बार। उसने चालाकी और समझदारी से शेख का माल पोर्ट से बाहर निकाला और सही ठिकानों तक पहुंचाया। हर सफल डिलीवरी के साथ शेख का भरोसा गहराता गया। जल्द ही उसने मस्तान को हर खेप पर मुनाफे का 10% हिस्सा देना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर पैसा कमा रहे थे और मस्तान स्मगलिंग की बारीकियां भी सीख रहा था। लेकिन ये दुनिया जितनी तेजी से ऊपर उठाती है, उतनी ही बेरहमी से गिराती भी है। एक दिन जब शेख सऊदी अरब से सोना लेकर बंदरगाह पहुंचा, हालात अचानक बदल गए। मस्तान को अभी कुछ ही कंसाइनमेंट सौंपी गई थी कि चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी कर ली। मौका भांपते ही मस्तान सोना लेकर वहां से निकल गया, लेकिन शेख पकड़ा गया। अदालत ने उसे तस्करी के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई। 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर आया, उसके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई सहारा। कुछ दिनों बाद वो मस्तान से मिलने पहुंचा। मन में डर था, इतना कीमती सोना इतने साल कौन लौटाता है। लेकिन मस्तान ने बिना किसी सवाल के पूरा सोना उसके सामने रख दिया, वैसा ही जैसा उसने छोड़ा था। शेख सन्न रह गया। 3 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता और इतना माल किसी का भी इरादा बदल सकता था। हैरानी से उसने पूछा कि मस्तान ने सोना बेचकर अपने लिए दौलत क्यों नहीं बनाई। मस्तान का जवाब छोटा था लेकिन असरदार। मेरे पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यही बात शेख के दिल में उतर गई। उसने उसी वक्त अपने बॉक्स का आधा सोना मस्तान को सौंप दिया और उसे अपने कारोबार में बराबरी का साझेदार बना लिया। यहीं से अंडरवर्ल्ड में एक नए नाम का सूरज उगने लगा, हाजी मस्तान। अगले कुछ सालों में मुंबई की गलियों में उसका नाम गूंजने लगा। जो लड़का कभी पंक्चर की दुकान पर बैठकर महंगी गाड़ियों और बड़े बंगलों के सपने देखता था, वही अब स्मगलिंग की दुनिया में मस्तान भाई कहलाने लगा। उस दौर में गुंडों की कमी नहीं थी, लेकिन मस्तान अलग था। उसके पास सिर्फ पैसा या नेटवर्क नहीं था, उसके पास जबान की ताकत थी। वो वादा करता तो निभाता, बंदूक दिखाने से ज्यादा वो बातचीत से काम निकालना जानता था। जहां दूसरे डॉन खून और खौफ से अपनी पहचान बनाते थे, वहीं हाजी मस्तान बिना आम आदमी को नुकसान पहुंचाए अपने उसूलों के साथ अंडरवर्ल्ड में एक अलग मिसाल कायम कर रहा था। वक्त के साथ हाजी मस्तान की छवि सिर्फ एक स्मगलर की नहीं रह गई थी। बहुत से लोगों की नजरों में वो किसी रॉबिन हुड जैसा था, जो कमाता तो गैर कानूनी तरीके से था, लेकिन जरूरत पड़ने पर आम लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। साल 1956 में उसकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया। इसी साल उसकी मुलाकात हुई दमन के डॉन सुकुर नारायण बखिया से। सुकुर अपने भाई राज नारायण बखिया के साथ मिलकर मुंबई से लेकर दमन तक स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। दोनों भाइयों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि समुद्र के रास्ते आने जाने वाला ज्यादातर माल उन्हीं के सिस्टम से होकर गुजरता था। हाजी मस्तान ने हालात को परखा और टकराव की जगह दोस्ती का रास्ता चुना। बखिया बंधुओं से हाथ मिलाकर उसने अपने नेटवर्क को और फैलाया। पूरा सिस्टम बड़े ही सधे हुए तरीके से चलता था। दुबई से आने वाला माल दमन के पोर्ट पर उतरता, जबकि अदन से भेजा गया माल मुंबई के बंदरगाह पर। माल बखिया भाइयों का होता, लेकिन उसकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी मस्तान के पास रहती। इसी वजह से कुछ लोग मस्तान को बखिया का शागिर्द मानने लगे। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन गुरु शिष्य का नहीं रहा। हालात अचानक बदले जब राज नारायण बखिया की मौत हो गई। सुकुर नारायण बखिया अकेला पड़ गया और इतनी बड़ी स्मगलिंग लाइन को अकेले संभालना उसके लिए आसान नहीं था। यहीं पर हाजी मस्तान आगे आया। दोनों ने बराबरी की साझेदारी कर ली। सुकुर ने दमन पोर्ट की कमान अपने हाथ में रखी और बॉम्बे पोर्ट पूरी तरह मस्तान को सौंप दिया। उस दौर में मुंबई की अंडरवर्ल्ड सिर्फ मस्तान तक सीमित नहीं थी। शहर में 2 और नाम पूरी ताकत के साथ मौजूद थे। एक थे तमिल डॉन वरदराजन मुदलियार, जिन्हें लोग वरदा भाई कहते थे, और दूसरे थे पठानों के सरदार करीम लाला। हाजी मस्तान ये बात भली भांति समझ चुका था कि बॉम्बे पर राज करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, ताकत भी चाहिए। लेकिन उसकी सोच बाकी डॉनों से अलग थी। वो जंग छेड़कर नहीं, गठजोड़ बनाकर राज करना चाहता था। वरदराजन से उसकी पहली मुलाकात खुद में एक कहानी बन गई। एक बार वरदराजन को एंटीना डॉक इलाके से एंटीना चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया। हिरासत में उससे सख्ती से पूछताछ हो रही थी, लेकिन वो चोरी के माल के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक आदमी वहां पहुंचा, उंगलियों के बीच 555 सिगरेट थामे हुए। उसकी मौजूदगी भर से माहौल बदल गया। पुलिसकर्मी पीछे हट गए। वो सीधे वरदराजन के पास गया और तमिल में धीरे से बोला, वणक्कम थलाइवा, यानी नमस्कार नेता। ये हाजी मस्तान था। वरदराजन हैरान रह गया। मस्तान ने उसे सलाह दी, एंटीना पुलिस को लौटा दो। फिर भरोसे के साथ कहा कि वो उसे इससे कहीं ज्यादा कमाने का मौका देगा। वरदराजन ने सवाल किया, कैसे? मस्तान का जवाब साफ था। वो चाहता था कि वरदराजन उसके सोने के कारोबार में पार्टनर बने। बदले में उसे चाहिए थी वरदराजन की मसल पावर, ताकि कोई उसके धंधे में अड़चन डालने की हिम्मत ना कर सके।
यहीं से एक नई अंडरवर्ल्ड दोस्ती की नींव पड़ी। इसके बाद मस्तान ने वरदराजन और करीम लाला की भी आपस में मुलाकात करवाई। तीनों ने बैठकर बॉम्बे को इलाकों में बांट लिया। साउथ और वेस्ट बॉम्बे मस्तान के हिस्से में आए, जबकि सेंट्रल बॉम्बे पर वरदराजन और करीम लाला का दबदबा रहा। ये गठजोड़ इतना मजबूत था कि बरसों तक कोई इसे हिला नहीं सका। जब आगे चलकर वरदराजन की मौत हुई तो हाजी मस्तान ने उसका सम्मान दिखाते हुए एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान से उसकी पार्थिव देह मुंबई मंगवाई और अंतिम संस्कार करवाया। स्मगलिंग के मामले में मस्तान का नेटवर्क अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था। वो विदेश से भारत में सोना मंगवाता और भारत से बाहर चांदी भेजता था। उसकी चांदी इतनी शुद्ध मानी जाती थी कि बाजार में वो मस्तान की चांदी के नाम से पहचानी जाने लगी। इस कारोबार से उसने करोड़ों कमाए, बिना अपने हाथों से किसी का खून किए, और इसी वजह से उसे मुंबई का पहला ऐसा डॉन माना जाता है जिसने ताकत को गोलियों से नहीं, दिमाग और भरोसे से बनाया। कभी जिस लड़के ने पंचर की दुकान पर बैठकर महंगी गाड़ियों और बड़े बंगलों के सपने देखे थे, आज वही सब उसके कदमों में था। मालाबार हिल का उसका बंगला सिर्फ रुतबे की निशानी नहीं था, बल्कि ज़रूरतमंदों की उम्मीद भी बन चुका था। रोज़ लोग अपनी फरियाद लेकर उसके दरवाजे पर आते और मस्तान चुपचाप उनकी मदद कर देता। लोग कहते थे, गुंडा है लेकिन शरीफ है। वो अक्सर अपने बंगले की बालकनी में खड़ा होकर सिगार का धुआं छोड़ता और समुद्र में चलते जहाज़ों को निहारता, मानो पूरा समंदर उसी का हो। दौलत और शोहरत के बाद मस्तान ने मद्रास की शाहबी से शादी की। उसकी 3 बेटियां हुईं। कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने एक लड़के को गोद लिया, सुंदर शेखर। इसके बाद उसने स्मगलिंग से आगे बढ़कर रियल एस्टेट में कदम रखा। लेकिन यहीं एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अपने करीबी सहयोगी यूसुफ पटेल के साथ उसका टकराव इतना बढ़ गया कि बात सुपारी तक पहुंच गई और मस्तान ने उसे मरवाने का आदेश दे दिया। यहीं से उसकी जिंदगी के उस अध्याय की शुरुआत होती है जहां उसके उसूल पहली बार डगमगाने लगते हैं। हाजी मस्तान का उसूल साफ था, वो खुद कभी ट्रिगर नहीं दबाता था। खून बहाने का काम वो दूसरों के हाथों करवाता था। इसी सोच के तहत उसने यूसुफ पटेल को खत्म करने की जिम्मेदारी करीम लाला को सौंपी। करीम लाला ने बिना देर किए अपने 2 भरोसेमंद गुंडों को इस काम पर लगा दिया। एक दिन जब यूसुफ पटेल सड़क से गुजर रहा था, तभी दोनों हमलावरों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां यूसुफ की बाह में जा लगीं। हालात कुछ ही सेकंड में जानलेवा हो सकते थे, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड सामने कूद पड़ा। उसने अपने सीने पर गोलियां खाईं और यूसुफ पटेल की जान बचा ली। बॉडीगार्ड वहीं ढेर हो गया। जब ये खबर हाजी मस्तान तक पहुंची तो उसने कोई जश्न नहीं मनाया। उल्टा वो खुद यूसुफ पटेल से मिलने गया। आमने सामने खड़े होकर उसने बड़े सादे अंदाज में कहा, जिसे खुदा ने जिंदा रखने का फैसला किया हो, उसे मारने वाला मैं कौन होता हूं। उस एक मुलाकात के बाद दुश्मनी की आग ठंडी पड़ गई और वक्त के साथ ये टकराव फिर से दोस्ती में बदल गया। उसी दौर में जब बॉम्बे की सड़कों पर हाजी मस्तान का सिक्का चल रहा था, ठीक उसी समय बॉलीवुड भी अपने सुनहरे दौर में कदम रख रहा था। नए चेहरे उभर रहे थे, थिएटर हाउसफुल जा रहे थे और सिल्वर स्क्रीन लोगों के सपनों का नया अड्डा बन चुकी थी। मस्तान इस चमक दमक से खुद को अलग नहीं रख सका। अंडरवर्ल्ड का ये बादशाह सिनेमा का भी दीवाना था। उसकी ताकत ऐसी थी कि मुंबई उसकी उंगलियों पर नाचती थी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे भी उसके असर से अछूते नहीं थे। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान, लगभग हर बड़ा नाम उसकी पहचान में था। बाद में जब सलीम जावेद ने फिल्म दीवार लिखी तो उसका नायक विजय काफी हद तक हाजी मस्तान की छवि से प्रेरित था। किरदार में सच्चाई लाने के लिए अमिताभ बच्चन कई बार सलीम जावेद के साथ मस्तान के बंगले तक गए। वे उसे ध्यान से देखते, उसका चलना, बोलने का तरीका, उसकी खामोशी और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ कैमरे से पहले समझा जा रहा था। लेकिन हाजी मस्तान की कहानी सिर्फ ताकत और रुतबे तक सीमित नहीं थी। एक मोड़ ऐसा भी आया जहां ये डॉन दिल से हार गया। जब उसकी मुलाकात मधुबाला से हुई तो पहली ही नज़र में वो सब कुछ भूल बैठा। एक ऐसा शख्स जिसने शहर को डर से झुकाया था, वही आदमी मधुबाला की मुस्कान के सामने बेबस हो गया। उसने लंबे वक्त तक अपनी भावनाएं छुपाए रखीं, फिर दोस्ती का रास्ता चुना। आखिरकार एक भरोसेमंद जरिए से उसने अपने दिल का पैगाम भिजवाया। लेकिन मधुबाला के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये कहानी वहीं रुक गई। जब ये ख्वाब अधूरा रह गया तो मस्तान ने मधुबाला की हमशक्ल वीना शर्मा, जिसे लोग सोना कहते थे, से शादी कर ली। सोना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। मस्तान ने उसे स्टार बनाने के लिए पैसा, ताकत और संपर्क सब कुछ झोंक दिया, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्में फ्लॉप रहीं और उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों पर राज करने वाला ये आदमी इश्क में हार गया।
इसी दौरान मस्तान का नेटवर्क और भी मजबूत होता चला गया। स्मगलिंग से आगे बढ़कर वो पावर और कनेक्शन का मास्टर बन चुका था। बड़े नेताओं से उसकी गहरी जान पहचान थी। संजय गांधी से भी उसके रिश्ते थे। एक बार संजय गांधी की करीबी और एक्ट्रेस अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना मुंबई आईं। उन्हें एक विदेशी साबुन कैमी बहुत पसंद था, जो उस वक्त भारत में मिलना बंद हो चुका था। निराश होकर वो लौटने लगीं, लेकिन जब वो अपनी कार तक पहुंची तो नज़ारा देखकर हैरान रह गईं। कार की पिछली सीट साबुन के डिब्बों से भरी हुई थी। पास ही सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में गोल्डन घड़ी और चेहरे पर इत्मीनान लिए हाजी मस्तान खड़ा था। उसने हल्का सा झुककर सलाम किया और बस इतना कहा, मुझे हाजी मस्तान कहते हैं। वक्त गुजरता गया, साल दर साल उसका कारोबार फैलता गया। हैरानी की बात यह थी कि इतने लंबे समय तक वो कभी स्मगलिंग के आरोप में जेल नहीं गया। वजह साफ थी, सिस्टम पर उसकी पकड़। पुलिस और कस्टम अफसरों को महंगे तोहफे मिलते थे और फाइलें बंद हो जाती थीं। जो अफसर नहीं झुकता उसका ट्रांसफर हो जाता। 1974 में एक ईमानदार कस्टम अफसर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद उस अफसर ने मस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पोर्ट पर हर खेप पकड़ी जाने लगी, इलाकों में छापे पड़ने लगे। मस्तान को भारी नुकसान होने लगा। आखिरकार उसने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया और उस अफसर का ट्रांसफर करवा दिया। जब वो अफसर मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो रहा था, उसी फ्लाइट में हाजी मस्तान भी पहुंचा। सफ़ेद कपड़ों में, आंखों में जीत की चमक लिए वो उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी उसे ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन तंज कसने के लिए उसने ये लाइन याद कर ली थी। उसी साल एक महाराष्ट्र मंत्री से उसकी ठन गई। मंत्री दिल्ली पहुंचकर धरने पर बैठ गए और मस्तान की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दबाव में मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट तो किया, लेकिन जेल नहीं भेजा। उसे कोल्हापुर के एक लग्जरी गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां हर सुविधा मौजूद थी। फिर आया 1975। देश पर इमरजेंसी थोप दी गई, विपक्षी नेता जेल भेजे गए और हाजी मस्तान को कोफे पोसा कानून के तहत स्मगलिंग के आरोप में आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहीं से हाजी मस्तान की कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां ताकत, राजनीति और किस्मत आमने सामने खड़ी होती हैं। हाजी मस्तान के लिए ये पहला अनुभव था जब उसे सच में जेल जाना पड़ा। माना जाता है कि उसने इंदिरा गांधी तक अपनी रिहाई के लिए पैसों की पेशकश की थी, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो पूरे 18 महीने तक कैद में रहा। जेल में उसका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसकी शख्सियत ने उसे भीतर तक झंझोर दिया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी के पास न दौलत थी न सत्ता की भूख, लेकिन उनकी मौजूदगी में लोग अपने हर काम को ठहरते थे। हाजी मस्तान पहली बार महसूस कर पाया कि उसकी भव्य और आलीशान जिंदगी जेपी की साधारण मगर प्रभावशाली शख्सियत के सामने कितनी छोटी थी। जेपी ने मस्तान से बात की और उसे जुर्म की दुनिया छोड़कर साधारण जीवन अपनाने की सलाह दी। जेल से बाहर आते ही मस्तान ने उस सीख को दिल में उतारा और तस्करी के कारोबार को अलविदा कहने का मन बना लिया। इमरजेंसी हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मस्तान के खिलाफ कोई नया मामला नहीं चला। जेल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले हज की यात्रा की। लौटने के बाद राजनीति में कदम रखा। महाराष्ट्र के दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई। मस्तान मुस्लिम और दलित समुदायों को संगठित कर अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहता था। 1984 में उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन न खुद जीत सका और न किसी कैंडिडेट को सफलता मिली। 1990 में उसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ कर दिया। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार तक उसके चुनाव प्रचार में शामिल हुए, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। अंडरवर्ल्ड में अपना नाम रोशन करने वाला ये आदमी राजनीति में हार मानने को मजबूर हो गया। उसकी रणनीति में धन का प्रयोग भी शामिल था। माना जाता है कि इसी के चलते चुनावों में भारी पैसों की भूमिका आम होने लगी थी। उस समय मस्तान अंडरवर्ल्ड में जेनाबाई दारूवाली पर बहुत भरोसा करता था, जिसे वो अपनी बहन मानता था। किसी भी मुश्किल में वो हमेशा जेनाबाई की सलाह लेता। 1980 में एक दिन मस्तान ने जेनाबाई को अपनी कार भेजकर अपने घर बुलाया और अपनी परेशानी बताई। बेलासिस रोड पर उसकी एक प्रॉपर्टी पर गुजरात के चिलिया लोगों ने कब्जा जमा रखा था। उसने करीम लाला से उन्हें हटाने का इंतजाम करवाया, लेकिन चिलिया लोगों ने गुंडों को ही घायल कर वापस भेज दिया। जेनाबाई ने शांत और चालाक अंदाज में मस्तान को एक सलाह दी। उन्होंने कागज पर एक लकीर खींची और पूछा, क्या तुम इसे बिना छुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गंभीर मसले के लिए आए थे, पहेली हल करने नहीं। जेनाबाई ने फिर दूसरी लकीर खींचकर समझाया, पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग को मिलाकर समस्या सुलझाओ। जब दोनों एक साथ आएंगे तो काम खुद सही हो जाएगा। मस्तान ने उनकी सुझाव मान लिया।
अपने घर बुलाकर उसने पठानों और दाऊद के गैंग को कुरान पर हाथ रखवाकर वादा दिलाया कि आगे से आपस में खून खराबा नहीं होगा। फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी की परेशानी बताई। दोनों गैंग्स ने मिलकर चिलिया लोगों को वहां से हटाया और मस्तान ने उसी जमीन पर मस्तान टावर्स नाम की आलीशान बिल्डिंग बनवाई। हाजी मस्तान का यही अंदाज था, किसी पर गोली चलाए बिना सिर्फ अपनी सूझबूझ और नेटवर्किंग से दबदबा कायम करना। उसने कई लोगों की मदद की और अपने नियमों से अंडरवर्ल्ड को चलाया। उस वक्त दाऊद इब्राहिम भी मस्तान के लिए काम करता था। मुंबई में कुछ और नाम उभर रहे थे, अरुण गावली, छोटा राजन, लेकिन असली वारिस वही माना जाता था। मस्तान ने दाऊद इब्राहिम को नसीहत दी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही अपने काले धंधे का काम निपटाओ। लोग घरों में होंगे, पुलिस बीच में नहीं आएगी। यही तरीका था कि मस्तान ने अपना कारोबार बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए चलाया। उसने कभी ड्रग्स, शराब या हथियारों की स्मगलिंग नहीं की। फिर भी तथ्य यही है, हाजी मस्तान असल में अपराधी था जिसने गैर कानूनी तरीकों से दौलत और शोहरत कमाई। उसकी पकड़ जितनी मजबूत थी, अंडरवर्ल्ड उसके नियमों से चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ उसकी ताकत ढलने लगी। वरदराजन की मौत हो चुकी थी, करीम लाला भी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। हाजी मस्तान कमजोर पड़ने लगा और दाऊद इब्राहिम ने अलग गैंग बनाकर अंडरवर्ल्ड में अपना कब्जा मजबूत कर लिया। कुछ ही सालों में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई पर नियंत्रण जमा लिया। हाजी मस्तान की बादशाहत समाप्त हो गई। 1994 में हाजी मस्तान इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया और मुंबई ने अपनी महबूबा को खो दिया।